हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे जिन लोग बैंक स्टॉक में निवेश करते हैं उनको पता ही है कि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन होता है उसमें से कुछ बैंकिंग स्टॉक ज़रूर होते हैं, क्योंकि बैंक क्या होता है कि इकोनॉमी का बैकबोन होता है। तो अगर इकोनॉमी में कोई भी बूम आए, कोई बुल आए, तो उनका असर सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जानना ज़रूरी है कि कौन सा बैंक हम लोग चूज़ करें, किस में निवेश करें। क्योंकि बैंकिंग में जैसे बहुत यू कैन से एडवांटेज भी है, उसका बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। अगर आपने गलत स्टॉक चूज़ कर लिया तो आपका कैपिटल इरोशन भी हो सकता है। ओके, तो पहले जो हम देखेंगे कि पहला जो पैरामीटर्स है वो है कि इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो पहले हमको देखना है, और कौन सा बैंक का इंटरेस्ट इनकम अच्छा तरीके से बढ़ रहा है। या बैंक का जो मेन काम है, जो बैंक का जो मेन बिजनेस है वो है क्या, उधार देना, मतलब लोगों को लोन देना। तो वो लोन देने के बाद लोग उनको इंटरेस्ट देते हैं और वो बैंक का इनकम होता है। तो अगर हम देखेंगे टॉप 3 जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनमें से एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। तो अगर हम 5 साल का डेटा यू कैन से रिसर्च करें तो देखिए कि 2016 से लेके 2021 फिनेंशियल ईयर में एचडीएफसी बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम है ये 13% का कैगर से बढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक का 10% के हिसाब से बढ़ा है, एक्सिस बैंक का 9% और कोटक बैंक का 5% के हिसाब से बढ़ा है। तो अगर इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से देखा जाए तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इनका इंटरेस्ट इनकम 13% के हिसाब से बढ़ा है। फिर अगला पैरामीटर्स जो है वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि जैसे बैंक किसी को लोन देते हैं तो उनसे उनको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही लोग जब बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं उनको भी बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो कितना इंटरेस्ट बैंक को मिला है अपना लोन से, और जो लोग डिपॉजिट रखा है उसमें से उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो नेट मिलता है वो आ जाता है बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम। तो फिर एक बार हम देखते हैं ये जो 4 बैंक है इसमें ये नेट इंटरेस्ट इनकम में कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी सबसे आगे हैं एचडीएफसी बैंक। अगर देखा जाए तो इनका 18% कैगर से बढ़ा है नेट इंटरेस्ट इनकम। और दूसरा नंबर पोजीशन में आ गया है कोटक महिंद्रा बैंक। इनका पिछले 5 साल में नेट इंटरेस्ट इनकम 17% कैगर से बढ़ा है। फिर आगे आईसीआईसीआई बैंक है और लास्ट में एक्सिस बैंक है। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये है टोटल लोन बुक साइज। ये लोन बुक साइज क्या होता है, क्योंकि बैंक का आपको मालूम है कि बैंक का मेन बिजनेस जो होता है वो क्या है कि लोन देना। तो लोन जितना ज़्यादा देगा तो बैंक को उतने अच्छे इंटरेस्ट मिलेगा, उतने ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर बैंक का ग्रोथ होगा। तो लोन बुक बढ़ रहा है कैसे, किस हिसाब से बढ़ रहा है ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक सबसे आगे है। पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक का लोन बुक का साइज 20% के कैगर से बढ़ा है। ये बहुत ही बढ़िया फिगर है। और उससे आगे है एक्सिस बैंक जिनका 14% के हिसाब से बढ़ा है। थोड़ा पीछे आईसीआईसीआई बैंक 12% और लास्ट में है कोटक महिंद्रा बैंक, इनका 11% के हिसाब से टोटल लोन बुक साइज बढ़ा है। फिर अगले जो पैरामीटर्स है ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि जब आप बैंक से डिपॉजिट दे रहे हो, मतलब डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो जिस परसेंटेज में मिल रहा है, और बैंक जो दूसरे को लोन दे रहा है वो जो जिस परसेंटेज के में दे रहा है उनका डिफरेंस है। मान के चलो कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक आपको 12% के हिसाब से लोन दिया, पर आपने फिक्स डिपॉजिट किया और आपको बैंक 6% के हिसाब से फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 12% और यहाँ पे 6%, तो 6% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म की है कोटक बैंक ने। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 4.45%, बहुत ही बढ़िया है। एचडीएफसी बैंक का भी ख़राब नहीं है, 4.26% है। और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का इसका 3.5 के रेंज में है, ये भी अच्छा फिगर है। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या था, कासा होता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इनका रेशियो है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बैंक का जो मेन काम है वो है लोगों को लोन देना, उधार देना। लेकिन उसके लिए क्या है कि बैंक को भी पैसे चाहिए ना, बैंक कहाँ से पैसा नहीं लेगा। तो बैंक का पैसे का सोर्स होता है हम जो उसमें सेविंग अकाउंट रखते हैं ना, अपना खुद का जो सेविंग अकाउंट, उसमें जो डिपॉजिट रहता है वो बैंक का पैसा होता है, उसको बैंक लोन में देते हैं। फिर कोई कॉर्पोरेट जिसने या कोई कंपनी एसएमई जो भी है उनका जो करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका जो जमा रहता है वो पैसा आता है। और क्या होता है, और जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट रखते हैं वो जो पैसा, या टर्म डिपॉजिट रखता है, रिकरिंग डिपॉजिट रखता है, जो हम जमा करते हैं, ये सारे बैंक का
डिपॉजिट के हिसाब से यूज होता है और वही डिपॉजिट से पैसा लेके दूसरे को लोन देते हैं। तो कासा रेशियो का मतलब होता है कि अगर 100 रुपया बैंक के पास है, उसमें से कितना पैसा उनका सेविंग और करंट अकाउंट से आ रहा है और कितने कितना मतलब 100 रुपये से कितना आ रहा है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कासा रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है ना, ये बहुत कम है। तो इसका इंटरेस्ट कम है, इसका मतलब क्या है? इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है बैंक के लिए, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा उनको 3% इंटरेस्ट देना पड़ता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। तो अगर उसका सेविंग, अगर मान के चलो उनके कासा रेशियो किसी का 40 है, तो मतलब ये 40 जो रुपया है, इस रुपया के लिए बैंक को तो कुछ पैसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में तो बहुत ही कम इंटरेस्ट है। तो जिसका जितने ज़्यादा कासा रेशियो होगा, उतना उसका कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब जो फंड उनको बोरो करना है दूसरे को उधार देने के लिए, हमसे आपसे, तो उसका फंड का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे अच्छा है, उसका कासा रेशियो 52.80, मतलब उसका 100 रुपये में से 52 रुपये, करीबन 53 रुपये इनका करंट और सेविंग अकाउंट से आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, इसका भी 50 के ऊपर है, 50.40। ICICI बैंक का 47.22 है। HDFC बैंक का इसका थोड़ा कम है, 42.20 है, लेकिन फिर भी इसका जो कंसिस्टेंसी ये है, देखिए 48 2016-17 में 48 था, अभी भी 44 है, ये कंसिस्टेंसी है। कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत इंप्रूव किया है कासा रेशियो में, मतलब इन्होंने बहुत एग्रेसिव ये करंट और सेविंग अकाउंट ने बढ़ाया। 2016-17 में इसका 44 था, अभी ये इसका 60 हो गया। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कासा रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो पैरामीटर्स है वो टोटल डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हम लोग करते हैं मतलब कोई इंडिविजुअल करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट करता है या रिकरिंग डिपॉजिट करता है, टर्म डिपॉजिट करता है, ये डिपॉजिट किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको लगेगा कि अच्छा ये डिपॉजिट ले रहा है बैंक, तो उसको तो लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को जिसने डिपॉजिट किया था। सो क्यों ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जैसे मान के चलो अगर इकोनॉमी में बूम आया है, बैंक का लोन का डिमांड बहुत बड़ा है, हर कॉर्पोरेट से बैंक के पास लोन के लिए रिक्वायरमेंट आ रहा है, लेकिन बैंक को लोन देने के लिए उनको भी तो पैसे चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा ऐसे कि हम अगर और आप अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो, वही पैसा तो उन्होंने लोन के हिसाब से देगा। तो अगर डिपॉजिट बढ़ेगा तो बैंक के पास लिक्विड मनी रहेगा, फिर वो लोन के हिसाब से दे सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर देखा जाए तो HDFC बैंक सबसे आगे है, इसका कैगर जो है, डिपॉजिट का जो कैगर है, ये भी 20% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 5 साल में। ओके, फिर उसके आगे हो गया आपका ICICI बैंक 17%, कोटक बैंक 16%, एक्सिस बैंक ये भी 14%। इसका मतलब ये है कि HDFC बैंक का बहुत अच्छा रेपुटेशन है, इसीलिए लोग उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चलो इसमें अगर पैसा रखेंगे तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा बैंक के पास, उतना लिक्विड मनी रहेगा, उतने पैसा बैंक कोई बिजनेस को लोन दे सकते हैं, और उसमें से वो लोन देगा तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसका इनकम बढ़ेगा। तो इसी के कारण में टोटल डिपॉजिट किस हिसाब से बढ़ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पैरामीटर में भी HDFC बैंक सबसे आगे है। फिर अगला पैरामीटर है नेट NPA। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बैंकिंग बिजनेस में और भी कोई भी फिनेंशियल बिजनेस में NPA बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? देखो, NPA क्या होता है? NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक के लिए एसेट यही है कि बैंक जो दूसरे को लोन दिया है, जो एडवांसेस उन्होंने दिए हैं दूसरे कस्टमर्स को, वो उसके लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि उसको अगर मैंने दिया किसी को लोन, तो वो इंटरेस्ट देगा और साथ साथ वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करेगा कुछ टाइम के बाद। तो फिर क्या होगा? बैंक को इंटरेस्ट भी मिला, फिर साथ साथ वो प्रिंसिपल भी वापस आ गया। तो इसीलिए इसको एसेट माना जाता है। लेकिन ये एसेट हर जगह परफॉर्मिंग नहीं होता है। नॉन परफॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि मैं किसी को लोन दिया, वो मेरा लोन बुक में तो वो एसेट है, लेकिन जितने टाइम के बाद उसको रिटर्न मिलना चाहिए था, मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ये कैपिटल मेरे को वापस चाहिए था। जैसे अगर किसी ने मैंने 4 साल के लिए लोन दिया, 4 साल के बाद उसको लोन प्लस उसका इंटरेस्ट दोनों मिलाकर उनको मेरे को वापस करना है। अगर उन्होंने वापस नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप उधार देना चाहते हो, बैंक का एक काम होता है कि उधार देना। उधार लेने के लिए तो लोगों का कमी नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, सब है, उधार लेने के लिए है बहुत सारे लोग, लेकिन उसको रिटर्न देना, कौन सा लोग वो रिटर्न देगा वो आपको चुन के देना पड़ेगा। ये बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। जैसे देखिएंगे आप PSU बैंक में, जैसे मान के चलो PNB में क्या हुआ, मेहुल चोकसी और इसने गीतांजलि वाले ने, नीरव मोदी ने क्या 12-13 हज़ार करोड़ का पैसा लेके भाग गए। तो एक बैंक का एक साल में प्रॉफिट होता है 2,000-3,000 करोड़ का, और उन्होंने 12,000 रुपया लेके भाग गया। तो मतलब अगले 6-7 साल का तो प्रॉफिट उन्होंने लेके चला गया। तो फिर बैंक का तो पूरा फिनेंशियल जो बैलेंस शीट है बहुत ख़राब हो गया ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोन दो, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसको लोन दे रहे हो, आपका जो एसेट क्वालिटी है, मतलब आप जिसको लोन दिया है उसके कैसा है, क्रेडिबिलिटी है, वो वापस तो आपके पास आएगा।
वो देखना ज़रूरी है। और एचडीएफसी बैंक इसमें एकदम ज़रूरी मतलब बहुत अच्छे से जाँच करके देते हैं। अगर पिछले 5 साल में इसका डेटा देखोगे कि इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कभी भी 0.5 से नहीं बढ़ा, मतलब ₹100 में 50 पैसे से भी ज़्यादा इनका कभी खराब लोन नहीं रहा। अभी का आपने एवरेज देखेंगे 0.38% है। ये कोरोना के टाइम में भी देखो 2019-20, 20-21 में सारे बैंक जब डिफ़ॉल्ट हो गया, बहुत सारे बैंक नहीं मतलब बहुत सारे लोग लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन इनका देखो इनका ऐसा अच्छा एसेट क्वालिटी है, इनका कभी 4 से बढ़ा ही नहीं है। 2019-20 में 0.36 था, 20-21 में 0.40 है, तो एवरेज इनका 0.38 है, बहुत ही अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक अगर देखेंगे 2016-17 में इनका नेट एनपीए 4.89% था, मतलब बहुत ही हाई था। लेकिन उसके बाद बैंक धीरे-धीरे इसको समझा और उन्होंने भी फिर ये किया, थोड़ा सिलेक्टिव हो गया कि हम किसको लोन देंगे, किसको नहीं देंगे, और उसका रिज़ल्ट भी उनको मिला है। धीरे-धीरे 2017-18 में वो कम हुआ है, 2018-19 में वो 2 के आसपास आ गया, 19-20 में 1.24 और 20-21 में थोड़ा बढ़ा है 1.54, तो एवरेज अगर देखा जाए तो 2.90। तो इसमें ये बता सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक एनपीए के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेम अगर देखा जाए तो एक्सिस बैंक, इनका भी एनपीए अच्छा ही था, 2 के ऊपर था 2016-17, 17-18, 18-19 में भी, 19-20 में उसमें थोड़ा सुधार आया, अभी भी 2 के नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक इसका एनपीए स्टेटस अच्छा है, लगातार सेम रेंज में ही है। 2016-17 में भी 1.10 था, फिर 17-18, 18-19 में तो 19-20 में भी बहुत कम है 0.70, 20-21 में थोड़ा बड़ा है, लेकिन इन टॉलरेबल लिमिट में है 1.20। तो एवरेज अगर देखें कि 0.92 है। तो अगर नेट एनपीए का हिसाब से भी हम देखेंगे सबसे अच्छा परफॉर्म किए हैं एचडीएफसी बैंक और उसके आगे है कोटक महिंद्रा बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पहले ख़राब था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी सुधार लिया है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स आता है, यह है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि बैंक का टोटल कैपिटल कितना है उसका टोटल एसेट के कंपैरिजन में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है कि अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा होगा, कैपिटल मीन्स टायर ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है, शेयर होल्डर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो है, ये कितना है। क्योंकि अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो आप ज़्यादा लोन दे सकते हो, क्योंकि रिजर्व बैंक का कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। आपका इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप उससे कम नहीं कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है तो आप ज़्यादा लोन दे सकते हो। इस मामले में अगर देखा जाए तो एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सबका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, 16 के 17 से बीच में है। फिर अगला पॉइंट है, यह है नेट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली कोई बिजनेस का जो एम होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो शेयर होल्डर का जो वेल्थ वो बढ़ेगा ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे भी सबसे आगे है। इसका 5 साल में अगर डेटा हम देखेंगे तो ये 21% का कैगर से बढ़ा है 2016 से लेकर 2021 में। और कोटक महिंद्रा बैंक का भी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, 19% के हिसाब से बढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक का 13%, एक्सिस बैंक का भी अच्छा है, 16% के हिसाब से बढ़ा है। तो ये जो पैरामीटर्स था, ये पैरामीटर्स से देखकर हमको पता चल रहा है कि इस मामले में भी एचडीएफसी बैंक आगे है। तो इतने सारे जो पैरामीटर्स मैंने बताया, तो आपको ये लगेगा कि अरे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक ये तो अच्छे बैंक है, ये तो सबको मालूम है, तो फिर हमको इतना क्या स्टडी करने का क्या ज़रूरत था, ये तो हमको मालूम ही है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, तब एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं कॉन्विक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के बात कहने पर आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद अगर उस शेयर का प्राइस कम हो गया तो आपका नींद उड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप बेचने के लिए उसको मतलब आप ये सोचो कि कब इसको बेच के निकल जाऊँ, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन रहेगा। कन्विक्शन कैसे आता है? कन्विक्शन आता है पास्ट डेटा से। आपने अगर देख लिया कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि एचडीएफसी बैंक का सारे पैरामीटर्स में अच्छा है, मैं एचडीएफसी बैंक में निवेश कर लिया, फिर उसके बाद उसका प्राइस अगर किसी कारण में शॉर्ट टर्म में कम भी हो जाएगा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है मैं जिस बैंक को चूज किए हैं ये बैंक बहुत ही अच्छा है। हो सकता है शॉर्ट टर्म के कारण में इसका प्राइस कम हुआ है, लेकिन ये बाउंस बैक करेगा। उस टाइम में क्या होगा ना, वो जो प्राइस जिस टाइम गिरेगा तो उस टाइम में आप और ज़्यादा एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदोगे, क्योंकि आपके पास इसके लिए कन्विक्शन है, क्योंकि आपने इसका डेटा ऑलरेडी स्टडी किया है। आपने 4 बैंक का डेटा देखा है, पिछले 5 साल का डेटा देखा है, 10 साल का डेटा देखा है। आपके पास मालूम है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में। और जो बच्चे और जो स्टूडेंट पिछले 5 साल या 10 साल में अच्छे किया है ना, तो इट इज़ लाइकली मतलब 90 to 95% इसका चांस है कि अगले 5 साल में भी ये अच्छे ही करेगा, क्योंकि इतने दिन अच्छे किया है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ तो क्वालिटी होगा, इसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, इसका लुकआउट अच्छा होगा, तो इसीलिए अच्छा किया है और आगे भी ये अच्छा ही करेगा। तो ये कन्विक्शन लाने के लिए
आपके अंदर में ये बैंक के रिगार्डिंग में आपका कॉन्फिडेंस के लिए आपको ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर जब कोई शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, एज़ ए स्टॉक नहीं सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस बिज़नेस का छोटा ओनर हो गया है। मतलब आई एम ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है आपको जानना ज़रूरी है। आपको वो इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी है। जब इस तरीके से सोचेंगे कि मैं इसमें करता हूँ, निवेश किया है और ये बैंक अच्छा किया है, अभी शॉर्ट टर्म में ख़राब चल रहा है लेकिन अच्छे करेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, आप इसका ज़्यादा शेयर्स एक्यूमुलेट करोगे और फिर इसमें बने रहोगे। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो। तो आज मैंने जो डिस्कस किए हैं ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो कभी भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़रूर ये सारे पैरामीटर्स देख लेना और इसमें कंपैरिजन कर लेना, उसके बाद अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना। तो यही था मेरा छोटा सा एफर्ट इसके रिगार्डिंग में। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना।